Hi students, welcome to the 9th video lecture for accountancy important question series for boards. आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग रेशियोज के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. 8th वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किया था. आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 16 लाख गिवन है और एवरेज इन्वेंट्री आपको गिवन है 2,20,000 रुपीज़ की और आपको ग्रॉस लॉस रेशियो गिवन है 5% का. इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ग्रॉस लॉस रेशियो गिवन है. इन केस लॉस होता है कंपनी को तो कंपनी के लिए कॉस्ट का पोर्शन इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू का पोर्शन. नॉर्मल सर्कमस्टांस में हम रेवेन्यू में से प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट आती है, लेकिन इस सिनेरियो में अगर हमें कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन निकालना है तो दैट विल बी रेवेन्यू प्लस लॉस. सो लेट्स बिगिन विद द आंसर. सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है तो हम उसका फॉर्मूला पर राइट डाउन कर लेंगे, व्हिच इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. अब सबसे पहला काम हमें करना है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करना है. उसके लिए हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर हम ग्रॉस लॉस को ऐड करेंगे. नॉर्मली अगर हमें प्रॉफिट दे रहा होता है, प्रॉफिट ये इंप्लाई करता है कि कॉस्ट का मार्जिन कम है और रेवेन्यू का मार्जिन ज्यादा है, लेकिन क्योंकि हमें लॉस गिवन है तो दिस इंप्लाइज कि कॉस्ट का मार्जिन बड़ा है और रेवेन्यू का मार्जिन छोटा है. इसीलिए कॉस्ट निकालने के लिए हमें रेवेन्यू के अंदर लॉस को ऐड करना पड़ेगा. नाउ अगेन लॉस का जो परसेंटेज है हमें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर साइलेंट है तो हम ये मान के चलिए कि वो रेवेन्यू का परसेंटेज है. सो रेवेन्यू इज 16 लाख रुपीज प्लस उसके अंदर आपका 5% का ग्रॉस लॉस रेशियो ऐड हो जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 80,000. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टर्न्स आउट टू बी 16,80,000. उसके बाद हमारे पास दोनों कंपोनेंट अवेलेबल है. आपने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिया है और 2,20,000 हमें एवरेज इन्वेंट्री ऑलरेडी गिवन है. दिस मीन हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम्स आउट टू बी 7.64 टाइम्स. वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो रेशियोज है ये टाइम्स के अंदर निकाला जाता है, ना ये परसेंटेज में होता है ना ये रेशियो के फॉर्म में होता है. दिस इज अ टाइम्स रेशियो. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो. आपके पास ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है. 6,80,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है. रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25%. सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है 1,44,000 के और एडमिन एक्सपेंसेस गिवन है 73,000 के. 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्वालिफाई करता है. हमें ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें पता होना चाहिए ऑपरेटिंग रेशियो होता क्या है. ऑपरेटिंग रेशियो होता है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. और ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपको दो कंपोनेंट चाहिए. एक आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा आपको चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नाउ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए इन्होंने ऑलरेडी आपको एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है, तो वो तो हमारा पोर्शन सॉर्टेड है. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए उन्होंने हमें कॉस्ट के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट बता रखा है. अगर हम क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे तो उन्होंने ऑलरेडी में बता रखा है कि द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट. बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे आपको कॉस्ट नहीं गिवन, हमें यहाँ पे सेल्स गिवन है. तो एक बेसिक मैथमेटिक्स है कि अगर प्रॉफिट ओवर कॉस्ट का मार्जिन 25% है तो 25 इंप्लाइज व्हाट इज 1/4. दिस मीन्स फॉर एवरी कॉस्ट ऑफ 4 रुपीज मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है. अगर मैं 4 रुपए की कॉस्ट लगाता हूं तो 1 रुपए का मुझे प्रॉफिट होता है. तो अगर 4 रुपए की कॉस्ट है और 1 रुपए का प्रॉफिट है तो मैं सेल्स निकाल सकता हूं, इट विल बी 5 रुपीज और प्रॉफिट अपॉन सेल का रेशियो कितना आएगा 1/5, विच कम्स आउट टू बी 20%. सो आई कैन से कि अगर प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है तो वो सेल्स का 20% होगा. नाउ सेल्स हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज 6,80,000 रुपीज और 20,000 हमने 20% हमने उसका क्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लिया ऑन सेल्स. तो क्रॉस प्रॉफिट टर्न्स आउट टू बी 1,36,000. अब क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है तो कॉस्ट का मार्जिन कम होगा तो हम रेवेन्यू में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, विच टर्न्स आउट टू बी 5,44,000. नाउ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हमने निकाल लिया है 5,44,000. उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर दो कंपोनेंट हमें गिवन है, हमने उसके अंदर ऐड करके ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया. दिस मीन्स आवर ऑपरेटिंग रेशियो कम्स आउट टू बी 111.91% और राउंड ऑफ करके दिखा दीजिए 112%. जैसे कि आपको पता है ये रेशियो हम परसेंटेज के फॉर्म में दिखाते हैं. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. 7 के दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट अभी कर रहे हैं. नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 1,20,000. रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 40%. 15% डिवेंचर्स है 1 लाख रुपए के और 12% मॉर्गेज लोन है 1 लाख रुपए का. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमने पहली वाली वीडियो में भी इससे ही क्वेश्चन किया था. इसके अंदर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए थोड़ा ट्रिक लगानी पड़ती है. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है. इट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ओवर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आप दिखा दीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है. हमारे पास 1 लाख डिबेंचर्स है 15% के, तो उनमें 15,000 का इंटरेस्ट आ गया.
1 लाख हमारे पास मॉर्गेज लोन है जिसपे 12% का इंटरेस्ट है, तो 12,000 का उसके ऊपर इंटरेस्ट आ गया। टोटल इंटरेस्ट टर्न्स आउट टू बी 27,000। नाउ नेट प्रॉफिट इज आफ्टर टैक्स इज 1,20,000 एंड टैक्स रेट इज 40%। इट्स ऑब्वियस कि अगर जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर, नाउ इट्स ऑब्वियस कि जो भी मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा होगा उसमें से मैंने टैक्स माइनस करके 1,20,000 निकाला होगा, तो 1,20,000 इज आफ्टर द डिडक्शन ऑफ 40%। दिस मीन्स 1,20,000 रिप्रेजेंट 60% वैल्यू। तो अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूं और 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टैक्स का पोर्शन आ जाएगा। एंड नाउ एडिंग टैक्स एंड इंटरेस्ट गिव्स मी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस विच इज 2,27,000 रुपीज। और ये 2,20,000 रुपीज हमारे न्यूमरेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर के लिए इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 27,000, और अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाला जाएगा तो इट टर्न्स आउट टू बी 8.4 टाइम्स। अगेन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ये टाइम्स में निकाला जाता है। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ 7th क्वेश्चन। अ कंपनी हैड करंट एसेट ऑफ 3 लाख रुपीज एंड करंट लायबिलिटी ऑफ 1,40,000 रुपीज। 3 लाख रुपए के करंट एसेट है, 1,40,000 रुपए की करंट लायबिलिटीज है। उसने गुड्स परचेज की है 20,000 रुपीज के ऑन क्रेडिट। तो करंट रेशियो कंपनी का नया आपने निकाल के देना है। लेट्स स्टार्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गुड परचेज करने के बाद आपके करंट एसेट्स कितने हो जाएंगे? 3 लाख की ऑलरेडी आपकी ओपनिंग थे, 20,000 का आपने क्योंकि गुड्स परचेज किया है तो आपकी इन्वेंट्री ऐड हो जाएगी। दिस विच कम्स आउट टू बी 3,20,000 रुपीज। अब क्योंकि जो गुड्स है ये क्रेडिट पे परचेज किए गए हैं तो अभी करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी। करंट लायबिलिटी आपकी पहले थी 1,40,000 प्लस आप उसके अंदर 20,000 ऐड करेंगे तो आपके पास न्यू करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी 1,60,000 रुपीज की। नाउ करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटीज, और ये रेशियो के अंदर निकाला जाता है। So the ratio comes out to be 3,20,000 over 1,60,000 which is 2:1। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है जिसके अंदर ए पार्ट और बी पार्ट दो नंबर के हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। अगेन वो 2 पार्ट के अंदर है, 2 मार्क्स का, और टोटल 8 क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। पार्ट ए, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। आपने टोटल एसेट टू डेट रेशियो कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला आपको नाम से पता लग रहा होगा, इट इज टोटल एसेट ओवर डेट। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, सरप्लस आपको गिवन है 1 लाख रुपए का, जनरल रिजर्व आपको गिवन है 70,000, करंट लायबिलिटीज गिवन है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन है। अब इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि टोटल एसेट के नाम से आपको कोई भी एसेट नहीं गिवन, ना ही आपको फिक्स्ड एसेट गिवन है, ना ही आपको करंट एसेट गिवन है। क्योंकि टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। ना इसके लिए हम बैलेंस शीट का फंडामेंटल यूज करेंगे कि टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, क्योंकि बैलेंस शीट हमारी हमेशा टैली करती है। टोटल लायबिलिटीज के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलते हैं शेयर होल्डर्स के फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। तो अगर मैं इन तीनों आइटम को ऐड बैक कर दूं तो मेरे पास टोटल लायबिलिटीज आ जाएगी और ऑटोमेटिकली मेरे पास टोटल एसेट की वैल्यू आ जाएगी। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले हम टोटल लायबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वही हमारे टोटल एसेट के इक्वल है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सरप्लस प्लस जनरल रिजर्व, ये हमें क्या देता है? शेयर होल्डर्स का फंड। लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये हमें देता है नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, which comes out to be 9 लाख रुपीस। और डेट हमारे पास क्या होता है? इट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस which comes out to be 3 लाख रुपीस। उसके बाद टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला लगा दीजिए, which is total asset over debt which is 9 lakh over 3 lakh, the ratio comes out to be 3:1। let's come back to the second part of 8th question। the debt equity ratio of a company is 1:2। एक कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो आपको गिवन है 1:2 का। for every 2 equity 1 rupee has been taken from the outsiders। state whether issue of bonus share will increase, decrease or not change the debt equity ratio। अब इशू ऑफ बोनस शेयर्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि इशू ऑफ बोनस शेयर इज नॉट एन एक्सपेंस टू द कंपनी। कंपनी के लिए इशू ऑफ बोनस शेयर्स कोई एक्सपेंस नहीं होता। रीजन क्या है? कंपनी बोनस शेयर्स को इशू करती है, उसके पास जो रिजर्व्स पड़े होते हैं, वो रिजर्व जनरल रिजर्व भी हो सकता है, वो रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस का अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस भी हो सकता है जो कंपनी ने रिटेन करके रखा हुआ है, जिसको हम रिटेन अर्निंग के नाम से भी जानते हैं। अब इक्विटी का हमें कंपोनेंट पता होने चाहिए। इक्विटी कंपोनेंट के अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आते हैं 2 कंपोनेंट। शेयर होल्डर फंड के अंदर एक तो आती है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज रिजर्व्स एंड सरप्लस में से अमाउंट उठा के हम शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस मींस जो अमाउंट यहां से माइनस होगा वही अमाउंट यहां पे प्लस होगा। दिस मींस देयर विल बी नो चेंज, ओवरऑल चेंज निल होगा इक्विटी के अंदर, क्योंकि शेयर होल्डर से जितना अमाउंट माइनस होगा उतना अमाउंट शेयर कैपिटल के अंदर आके ऐड बैक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ना ही मेरे डेट पे कोई फर्क पड़ेगा, ना ही हमारे इक्विटी पे कोई फर्क पड़ेगा। सो अगर कंपनी बोनस शेयर्स को इश्यू करती है, दिस मींस देयर इज नो चेंज इन दी रेशियो। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर रीजन के साथ पूछा जाता है तो आप ये वाला रीजन लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9।
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुंदन लिमिटेड कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। 2 साल का आपको 15, 16, 16, 17 का डेटा गिवन है और आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको बता रखा है इज 25% ऑफ कॉस्ट, मतलब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इज 1/4। तो प्रॉफिट अपॉन सेल्स कितना होगा 1/5, दैट इज 20%। इन द ईयर 15-16 इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 2 लाख रुपीस। 15-16 के अंदर ओवरऑल चेंज इन्वेंट्री में क्या था कि 2 लाख रुपए से बढ़ी थी। तो अगर 15-16 की क्लोजिंग इन्वेंट्री जैसे हमें 7 लाख गिवन है और ये 7 लाख 2 लाख बढ़ने के बाद आई है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट कि 15-16 का ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी, विच इज 7 लाख माइनस 2 लाख। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे, विच इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओवर एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस चाहिए। तो सबसे पहले हम 15-16 के लिए कैलकुलेट करते हैं ना। 15-16 के लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और हमें ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज बता रखा था 25% ऑफ कॉस्ट विच इज 1/4। बट जैसे हमने बताया है अगर प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है तो वो मैथमेटिकली सेल्स का 20% होगा। तो अगर हम 50 लाख में से 20% माइनस करते हैं विच इज 10 लाख रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कम्स आउट टू बी 40 लाख रुपीज। देन एवरेज इन्वेंट्री, जैसे मैंने बताया कि 15-16 के अंदर इन्वेंट्री 2 लाख रुपए से बढ़ी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का 7 लाख रुपए की है और ये 2 लाख बढ़ने के बाद हुई है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख रुपीज की रही होगी। तो 5 लाख प्लस 7 लाख का एवरेज कितना आता है 6 लाख रुपीज। तो 15-16 के लिए आर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 40 लाख ओवर 6 लाख विच इज 6.67 टाइम्स। सिमिलरली 16-17 के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें गिवन है 75 लाख, इसका भी 20% निकाला जाएगा 15 लाख। तो 75 लाख में से 15 लाख आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज 60 लाख रुपीज। एवरेज इन्वेंट्री, अब यहाँ पे दूसरी बात आपको क्या ध्यान देनी है, 15-16 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 16-17 के लिए ओपनिंग बैलेंस बनेगा। सो दिस 15-16 का क्लोजिंग था 7 लाख का, दैट विल बिकम द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ द नेक्स्ट ईयर और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें 17 लाख ऑलरेडी गिवन है। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का एवरेज कितना आ गया हमारे पास 12 लाख रुपीज। और सिमिलरली इन्वेंट्री टर्न रेशियो टर्न्स आउट टू बी 60 लाख व्हिच इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओवर 12 लाख व्हिच इज 5 टाइम्स। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। अब इन क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, आपको ऑलरेडी कंपनी का क्विक रेशियो बता रखा है 0.8:1। व्हाट यू हैव टू डू, आपको कुछ 4 ट्रांजेक्शन बता रखी हैं और इन ट्रांजेक्शन के बेस पे हमें ये बताना है कि हमारे क्विक रेशियो के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट परचेज ऑफ लूज टूल्स इज 2000 रुपीज। नाउ एज वी नो लूज टूल्स हमारे इन्वेंट्री का पार्ट बनते हैं, लेकिन क्विक एसेट की कैलकुलेशन के अंदर इन्वेंट्री को कैलकुलेट नहीं किया जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे परचेज किए गए हैं तो हमारा कैश कम हो जाएगा। दिस मीन्स क्विक एसेट विल डिक्रीज, डिनोमिनेटर मेरा कम हो गया। लेकिन डिनोमिनेटर जो कि करंट लायबिलिटी होता है क्विक रेशियो के अंदर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैथमेटिकली अगर न्यूमरेटर कम होता है और डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैथमेटिकली हमारा रेशियो डिक्रीज करता है। सेकंड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 500 रुपीज। अगेन प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ एसेट, क्विक एसेट। तो लेकिन जो हमने कैश पे किया है उस प्रीमियम को खरीदने के लिए एडवांस में, वो कैश हमारा क्विक एसेट को कम कर देगा। अगेन क्विक एसेट डिक्रीज हो रहे हैं लेकिन करंट लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इफेक्टिवली हमारा क्विक रेशियो डिक्रीज हो जाएगा इस ट्रांजेक्शन के बाद। सेकंड, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 3000 रुपीज। हमने गुड्स सेल करे तो हमारी इन्वेंट्री कम हो गई, लेकिन इन्वेंट्री हमारी क्विक एसेट के अंदर आती नहीं है, तो इन्वेंट्री का कम होना हमारे क्विक एसेट को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि ये जो सेल है वो क्रेडिट पे हुई है तो हमारे डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे और डेटर्स जो कि ट्रेड रिसीवेबल्स हैं दे आर अ पार्ट ऑफ क्विक एसेट। दिस मींस दैट हमारा क्विक एसेट ओवरऑल हमारा क्विक एसेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्विक एसेट में इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी हमारी एज इट इज है, तो ओवरऑल रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। और फाइनली ऑनर्ड अ बिल्स पेबल 5000 ऑन मैच्योरिटी। आपके पास एक बिल्स पेबल था 5000 रुपीज का, आपने उसको पे कर दिया मैच्योरिटी पे, तो आपकी क्विक एसेट भी कम हो गया क्योंकि कैश कम हो गया और आपकी करंट लायबिलिटी भी कम हो गई क्योंकि आपके पास जो पेबल था वो आपने पे कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं सेम अमाउंट से, तो ओवरऑल रेशियो हमारा डिक्रीज करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, किसी भी रेशियो के अंदर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से कम होते हैं तो ओवरऑल रेशियो भी कम होता है, लेकिन अगर दोनों सेम अमाउंट से अगर बढ़ते हैं तो ओवरऑल रेशियो बढ़ता है। सेम लाइन पे क्वेश्चन नंबर 11 भी है। हमें एम लिमिटेड का प्रोप्राइटरी रेशियो गिवन है 0.8:1। प्रोप्राइटरी रेशियो होता क्या है, इट इज प्रोप्राइटरी फंड ओवर टोटल एसेट। इसके अंदर हमें 4 ट्रांजेक्शन गिवन है और हमें बताना है कि प्रोप्राइटरी रेशियो के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज obtained a loan from bank
2 लाख पेबल आफ्टर 5 ईयर्स। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि आप लोन ले रहे हो तो वो तो आउटसाइडर की लायबिलिटी है, तो शेयर होल्डर फंड पे तो कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन लोन लिया है तो आपके पास बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, दैट इज आपके टोटल एसेट बढ़ जाएंगे। डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, टोटल एसेट बढ़ रहे हैं, और प्रोप्राइटरी फंड में कोई चेंज नहीं आ रहा। दिस मीन्स द टोटल रेशियो विल डिक्रीज, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। सेकंड क्या है, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश 75,000। इसके अंदर रेशियो में कोई चेंज नहीं आने वाला। रीजन, कैश भी मेरा टोटल एसेट है, मशीनरी भी टोटल एसेट है, तो जितने से कैश कम हो रहा है उतने से ही मशीनरी बढ़ रही है, तो टोटल एसेट पे कोई चेंज नहीं आएगा। सेम प्रोप्राइटरी फंड में भी कोई चेंज नहीं आने वाला। दिस मीन्स द टोटल रेशियो विल रिमेन अनचेंज्ड। थर्ड पार्ट, रिडीम्ड 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख रुपीज। आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे 1 लाख रुपए के, उनका रिडम्पशन का टाइम आया और आपने उनको रिडीम कर दिया। अब क्योंकि आपने रिडम्पशन की है तो आपके पास कैश कम हो जाएगा। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर्स आपके प्रोप्राइटरी फंड का पार्ट होते हैं, शेयर कैपिटल आती है, शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर भी आता है, प्रेफरेंस शेयर भी आता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है, डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है सेम अमाउंट से। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम अमाउंट से कम होती है तो ओवरऑल रेशियो भी डिक्लाइन करता है। लेकिन अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से बढ़ते हैं तो रेशियो भी ओवरऑल बढ़ता है। फोर्थ पार्ट, इशूड इक्विटी शेयर्स टू द वेंडर्स ऑफ मशीन परचेज फॉर 4 लाख रुपीज। भाई आपने किसी वेंडर से मशीनरी परचेज करी है और आपने उसको पेमेंट इन काइंड करी है इक्विटी शेयर्स देकर। मशीनरी आ गई तो टोटल एसेट बढ़ गए, और क्योंकि इक्विटी शेयर इशू हो गया तो भी आपके प्रोप्राइटरी फंड भी बढ़ गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से बढ़ते हैं 4 लाख रुपए से, तो ओवरऑल रेशियो भी आपका इंक्रीज करता है। सो दिस फिनिश आवर अकाउंटिंग रेशियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई बोर्ड्स accountancy. Very soon I'll bring the questions for cash flow statements also. And since the CBSE boards are starting, all the very best for every student who is appearing for the examination. आपके एग्जामिनेशन होने के बाद मैं CUET के भी ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।